ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग द इंग्लिश. ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है इंग्लिश का, जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया था. तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. रस्किन बॉन्ड हैज़ नाउ बीन राइटिंग फॉर मोर देन 5 डिकेड्स. जो रस्किन बॉन्ड है वो लिख रहे हैं 5 दशक से भी ज़्यादा समय से. ही हैज़ स्ट्रेस्ड मोर ऑन द लोकल एलिमेंट्स ऑफ हिमालयाज. उन्होंने ज़्यादा मतलब स्ट्रेस आउट किस चीज़ पे किया है, हिमालय के जो एलिमेंट्स हैं उन पर, इन हिज राइटिंग, अपने लेखन में. His writing style is distinct in a way that it tries to make the reader understand the landscape and ethos through carefully mastered words. उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना वो थोड़ी अलग है. किस वे में कि वो कोशिश करते हैं रीडर को अंडरस्टैंड कराने की, जो लैंडस्केप होता है उसके बारे में, और ईथोस थ्रू केयरफुली मास्टर्ड वर्ड्स. मतलब शब्द जो है उनका चुनाव बहुत अच्छा होता है. ईथोस मतलब एक जो कस्टम होता है ना, एक रीति रिवाज वाले मैनर में, उसमें. His writing have won him both tremendous critical acclaim as well as long list of fans throughout the literary world. उनकी जो राइटिंग है ना उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस मीन्स अद्भुत, बहुत ज़्यादा अद्भुत क्रिटिकल एक्लेम मतलब चीज़ें जीती हैं. एज लॉन्ग एज लिस्ट ऑफ फैंस, उनके फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. रिप्लीट विद अनअज्यूमिंग ह्यूमर एंड क्वाइट विजडम. रिप्लीट मीन्स होता है परिपूर्ण, ठीक है, फिल्ड. रिप्लीट विद अनअज्यूमिंग ह्यूमर एंड क्वाइट विजडम. उनका जो विजडम है उसके साथ और जो ह्यूमर है उसके साथ. हिज स्टोरीज मैनिफेस्ट ए डीप लव फॉर नेचर एंड पीपल. उनकी जो स्टोरीज हैं उनमें बहुत गहरा लव दिखता है नेचर के लिए. हिज मेस्मराइजिंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द हिमालयाज कैन नॉट बी मिस्ड इन हिज 100+ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नोवेल्स एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन दैट ही हैज़ रिटन. उनका जो मेस्मराइजिंग डिस्क्रिप्शन है फ्लोरा के बारे में और फौना के बारे में, किसके, हिमालय के. फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पति जगत, फोना होता है आपका एनिमल वर्ल्ड. उन्होंने मिस नहीं किया 100+ शॉर्ट स्टोरीज को, एसेज, नोवेल्स एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन दैट ही हैज रिटन. इट वॉज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक रूम ऑन द रूफ दैट बॉन्ड फाइनली डिसाइडेड टू मेक राइटिंग हिज प्रोफेशन. इनकी जो बुक का पब्लिकेशन हुआ था रूम ऑन द रूफ, उसके बाद इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो राइटिंग को ही अपना क्या बनाएंगे, प्रोफेशन. The book also has a clear description of his journey of talking, writing and seriously in his life. जो बुक है उसमें क्लियर डिस्क्रिप्शन है उनकी जर्नी का, टॉकिंग का, राइटिंग का और उनकी लाइफ को सीरियसली लेने का. रस्किन बॉन्ड्स वर्क हैव हैड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी वर्ल्ड एंड हैव इंस्पायर्ड सेवरल जनरेशन ऑफ राइटर्स. जो रस्किन बॉन्ड का काम है उन्होंने बहुत मतलब अद्भुत इम्पैक्ट छोड़ा है लिटरेरी वर्ल्ड यानी कि साक्षरता जगह संसार पर, और इंस्पायर किया है बहुत सारी जनरेशन को, राइटर्स की, ऑथर्स की और स्क्रिप्ट राइटर्स की. सम ऑफ हिज नोवेल्स एंड स्टोरीज हैव आल्सो बीन मेड इनटू मूवीज एंड टीवी सीरियल्स. उनके कुछ नोवेल्स जो हैं और जो स्टोरीज हैं उनको टीवी सीरियल्स में और मूवीज में भी यूज़ किया है. नेवरदलेस his greatest achievement comes from the fact that several of the short stories from his collection have been incorporated in the स्कूल करिकुलम ऑल ओवर इंडिया. इससे भी कम उनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है ना वो ये है कि उनकी बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके कलेक्शन से इनकॉर्पोरेट की गई हैं पूरे स्कूल जो करिकुलम है पूरे इंडिया में. बॉन्ड कैन राइटफुली बी डिफाइंड एज ए मीडिया शाय. जो बॉन्ड है वो मीडिया शाय है एंड रिकल्सिव लिटरेरी जीनियस. मतलब वो क्या है, साक्षरता जगत के बारे में एक प्रॉपर, एक होता है ना किसी बंदे को प्रॉपर ज्ञान हो, ठीक है, लिटरेरी जीनियस, ठीक है. और रिकल्सिव मतलब जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, एकांत प्रिय टाइप जो लोग होते हैं. अमोंग सेवरल अवार्ड्स ही हैज़ रिसीव द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग. उनको सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंडिया इन 1992. Along with this, he was also awarded in Padma Shri in 1999, Padma Bhushan in 2014 for his prolific writing career. उनको ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो मिले हुए हैं किसकी वजह से, उन्होंने जो भी हिस्टोरिक काम किया है उसकी वजह से, ठीक है. जो प्रोलिफिक राइटिंग कैरियर होता है ना मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रिएटिव, मतलब पॉली क्रिएटिव. इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, नोवेल्स की, शॉर्ट स्टोरीज की. तो ये क्या है, एक से ज़्यादा मात्रा में जब हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोलिफिक. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5 डिकेड्स रेफर्स टू. जो 5 दशक हैं वो किस चीज़ के लिए रेफर होता है. 50 मंथ्स, 50 डेज, 50 आवर्स एंड 50 ईयर्स. तो 5 दशक मतलब 50 ईयर्स. सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. The underlined word in the phrase tremendous critical acclaim is an.
जो ट्रिमेंडस होता है इसका मतलब है अद्भुत, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्लेम वर्ड है उसके लिए पूछा है कि ये बेसिकली क्या है, आपका नाउन है, प्रोनाउन है, प्रपोजिशन है और वर्ब है, ठीक है। जो एक्लेम होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज की प्रशंसा करना या फिर किसी भी चीज का जय जयकार करना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, आपका नाउन, ठीक है। और एक्लेम जो होता है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिस चीज को आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। ट्रिमेंडस मीन्स अद्भुत, क्रिटिकल मीन्स जो बहुत सेंसिटिव टाइप चीज होती है, एंड एक्लेम मीन्स प्रशंसा, ठीक है। किसी भी चीज की प्रशंसा करना है, जय जयकार करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट रस्किन सराउंडिंग्स हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज राइटिंग इज एविडेंट फ्रॉम। जो रस्किन बॉन्ड है उनका जो एनवायरनमेंट है या कि उनकी जो सराउंडिंग है उसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है उनकी राइटिंग पर, ये बहुत एविडेंट है, दिखता है मतलब ये चीज। क्यों? डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप एंड द ईथोस ऑफ द प्लेस इन हिज स्टोरीज, the humor and wisdom portrayed in his stories, mesmerizing description of the flora and fauna of the Himalayas, his mastery over language and words, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था लैंडस्केप के बारे में एंड स्टोरीज के प्लेसेस जो है, ठीक है, उसके बारे में जो भी उन्होंने वर्णन किया था उस चीज को लेके पता चलता है कि उनके जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छी रही है, ठीक है। इथोस मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत फेमस कर देते हैं, यानी कि लोकाचार, वर्ल्ड में किसी चीज को फेमस करना। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, रस्किन इज कंसीडर्ड अ लिटरेरी जाइंट बिकॉज ही हैज, जो रस्किन है उनको एक जाइंट मतलब राक्षस, साक्षर, लिटरेरी मीन्स साक्षर, तो किसी को आप मतलब बहुत लिटरेरी जाइंट मतलब जिसको किसी चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, क्योंकि वो उनके पास क्या चीज है, रिटन ए लॉट ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, described his surrounding in a mesmerizing way, had a tremendous influence on other writers, written the description of his journey as a writer। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, कि इनका दूसरे जो राइटर है ना उनके ऊपर एक बहुत अद्भुत इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, अद्भुत इन्फ्लुएंस था। तो जो रस्किन है उनको लिटरेरी जाइंट इसलिए बोला जाता है जब आप किसी भी बहुत लोगों के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट रखते हैं तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं। His stories have been incorporated in the school curriculum all over India, means his stories, उनकी जो स्टोरीज हैं वो इनकॉर्पोरेट हुई हैं स्कूल करिकुलम में पूरे इंडिया में। इसका मतलब है कि जो उनकी स्टोरीज हैं वो पॉपुलर हैं स्कूल बच्चों में, वो पॉपुलर है टीचर्स के बीच में, वो इंक्लूड होती है टेक्स्ट बुक में, आर इनेक्टेड एट एनुअल डेज इन स्कूल। स्कूल में जब एनुअल डे होता है तो उस टाइम पर उनको इनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कि उनकी जो नॉवेल्स, जो स्टोरीज हैं उनको स्कूल सिलेबस में क्या है, टेक्स्ट बुक में भी इंक्लूड किया गया है। कहाँ पर? इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट रस्किन इज ए मीडिया शाय, मतलब मीडिया में वो बहुत शाई है। इसका मतलब है ही डिसलाइक्स द मीडिया, ही अवॉइड्स द मीडिया, ही इज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया फॉलोअर्स आर ऑलवेज फॉलोइंग हिम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ही अवॉइड्स मीडिया। कई लोग होते हैं जो बहुत मीडिया शाय होते हैं, उनको मीडिया के बारे में ज़्यादा चीज़ों को फेमस करना या ज़्यादा बकवास करना पसंद नहीं होता, वो अपने काम से काम रखते हैं। द ऑपोजिट ऑफ रिकल्सिव एज यूज्ड इन द टेक्स्ट इज, यहाँ पे पूछा है जो रिकल्सिव है उसका मतलब क्या है। तो रिकल्सिव जो है उसका मतलब होता है एकांत प्रिय, ठीक है। तो इंक्लूसिव होगा, हर्मिट होगा, लोनर होगा और सोशल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। रिकल्सिव मतलब जो अकेला रहता हो, ठीक है, और सोशल मतलब जो लोगों के बीच घुल मिल के रहता हो, मतलब लोगों के साथ मस्ती करना, टाइम पास करना उसको पसंद हो। हर्मिट जो है वो सिनोनिम होता है किसका? रिकल्सिव का। लोनर सिनोनिम होता है इंक्लूसिव, आपका हर चीज को समावेशित करना। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, The fact that Ruskin's literary genius has been recognized by his country is evident from the, ये जो सत्य है कि जो रस्किन की लिटरेरी जीनियस है उसे रिकॉग्नाइज किया गया था अपनी कंट्री के द्वारा, ये एविडेंट है। क्यों? पॉपुलैरिटी दैट ही हैज बीन एंजॉइंग ऑल दीज ईयर्स, रिकॉग्निशन ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम क्रिटिक्स एंड अदर्स अलाइक, टॉप मोस्ट नेशनल अवार्ड्स दैट हैव बीन कन्फर्ड ऑन हिम, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ हिज दैट हैव बीन सोल्ड टिल डेट, ठीक है। तो किस बेसिस पे आप बताएंगे कि उनको रिकॉग्निशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मिला था?
क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड जो है हमारी कंट्री ने दिए हैं, मतलब टॉप मोस्ट नेशनल अवार्ड उनको दिए गए हैं उनके काम को परखते हुए। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं उनको? पद्मश्री मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन चीजों से ये एविडेंट है कि उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनअज्यूमिंग यूज्ड टू डिस्क्राइब रस्किन। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है आपका अनअज्यूमिंग, इसका आपको क्या बताना है कि रस्किन बॉन्ड जो है उनके रिस्पेक्ट में ये चीज क्या है। वो ऑनेस्ट थे, सिंसियर थे, लविंग थे और मॉडेस्ट थे। जो मतलब जिनको किसी चीज का प्राउड नहीं होता ना, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब चीजों को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का आपको मतलब बताना है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मॉडेस्ट मीन्स जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, किसी भी चीज को लेके उनको प्राउड ना हो। कई बार हम बोलते हैं ना, ही इज सच ए वेरी मॉडेस्ट पर्सन, मतलब बहुत ग्राउंडेड बंदा है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अनअज्यूमिंग मतलब जिनको किसी भी चीज का प्राउड ना हो। रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हनी चाइल्ड whither you are going? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Mother mine, to the wild forest I am going, where upon the champa bough the champa buds are blowing, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. The voice of the fairy folk are calling me, oh listen. Honey child, the word is full of pleasure, of bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron growing. Your bridal cakes are on the earth of whither you are going. The bridal songs and cradle songs have been cadences of the sorrow. The laughter of the sun, o day, the wind of death to tomorrow. Far sweeter sound the forest notes were, where forest streamers are falling. O mother mine, I cannot say, the fairy folk are calling. The poem is in the form of a conversation between. जो पोयम है वो किन दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है? मदर और उसके बच्चे, मदर और उसकी बेटी, मदर और उसका बेटा, मदर और उसकी बेटियां। ठीक है, ऑब्वियसली ये पोयम जो है वो किन चीज के बीच में कन्वर्सेशन है? एक माँ और उसकी बेटी के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्राइडल केक की बात हुई है, ठीक है, ब्राइडल सॉन्ग्स की बात हुई है, और जो माँ है वो बेटी को बोल रही है कि मतलब शादी हो जाएगी, प्लेजर जो है मतलब चीजें जो हैं वो एक विस्तारित उसमें है। ठीक है, जब शादी हो जाएगी, लड़की चली जाएगी तो सौरव फैल जाएगा और जंगल जो है वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है दैट इज बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 101। The speaker of the first line and third stanza is mother, daughter, fairy, york and bridegroom. जो 101 है इसमें पूछा है पहली और थर्ड स्टेंजा जो है, यानी कि ये स्टेंजा और ये स्टेंजा। हनी चाइल्ड whither are you going? Would you leave the mother who on golden grains has fed you? तो माँ जो है वो बेटी से पूछ रही है कि मतलब हनी चाइल्ड जो है वो कहाँ जा रहा है, बच्चा जो है उनका वो कहाँ जा रहा है। आप मतलब बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा जिसने उसको हमेशा सोने के दाने मतलब गेहूं जो है हमेशा खाना अपने हाथों से खिलाया है। तो यहाँ पे एक जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई रिपीट, हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग। माँ जो है वो बच्चे के लिए पूछ रही है। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे? हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फीड यू, मतलब जिसने हमेशा तुमको खाना खिलाया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टैंजा ट्राइंग टू डू? स्टॉप हर मदर फ्रॉम लीविंग द हाउस, स्टॉप हर डॉटर फ्रॉम लीविंग हर हाउस जस्ट बिफोर हर मैरिज, स्टॉप द फेयरी फॉक फ्रॉम कॉलिंग हर डॉटर, स्टॉप हर डॉटर फ्रॉम सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पे माँ जो है वो बेटी को शादी से पहले जो है मतलब शादी के बाद घर छोड़ के जाने से रोक रही है। स्टॉप हर डॉटर फ्रॉम लीविंग हर हाउस जस्ट बिफोर द मैरिज, शादी से पहले वो अपनी बेटी को घर छोड़ के जाने से रोक रही है। तो पहले और तीसरे स्टेंजा में यही तो बताने की कोशिश की है कि हनी चाइल्ड वेयर आर यू गोइंग, वुड यू लीव योर मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। द गोल्डन ग्रेन रेफर्ड टू इन द फर्स्ट स्टेंजा रेफर्स टू
गुड फूड, राइस ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन्स एंड कॉर्न कॉब्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गुड फूड। ठीक है, गोल्डन ग्रेन का मतलब ये नहीं होता है कि सोने के दाने खिलाए हैं, उनका मतलब ये है जब यहाँ पे वो मैसेज कैरी कर रही हैं, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फूड यू, जिसने हमेशा तुमको एक अच्छे से अच्छा खाना खिलाने की कोशिश की है। हमारी जो मदर हमको खिलाती हैं तो वो हमको हमेशा अच्छे से अच्छा खिलाती है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन ग्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, द स्पीकर ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा इज नॉट इंटरेस्टेड। जो स्पीकर है सेकेंड और थर्ड स्टेंजा में वो किस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है? लिविंग ए मेटेरियलिस्टिक लाइफ, लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ, लिविंग इन द फॉरेस्ट, लिविंग विद द फेयरी फॉक। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? सेकेंड और थर्ड स्टेंजा। ये है, वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फॉरफेड यू। अब यहाँ पे क्या पूछा है? एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, ठीक है, लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ फॉरेस्ट में जीने के लिए, और फेरी फॉक जो है मतलब परियों की जो दुनिया होती है उसमें जीने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेंजा है उसमें स्पीकर मेटेरियलिस्टिक लाइफ जो है उसमें जीने के लिए तैयार नहीं है। एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए तैयार है, जंगल में जीने के लिए तैयार है, फेरी फॉक में जीने के लिए तैयार है, लेकिन एक मेटेरियलिस्टिक उसमें जीने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? वुड यू कास्ट योर जेवल्स, जेवल्स मीन्स हीरे जवाहरात जो हैं उनको आप मतलब ब्लो मीन्स करना, उड़ा देना, ठीक है। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग। हवा जब चलती है तो हवा जब तेज चलती है तो उसमें चीजें उड़ जाती है ना, तो तुम अपने जितने भी रत्नाभूषण है उनको उड़ा दोगे। Which of the following does the speaker of the first and third stanza not promise while tempting the other speaker to stay at home? इनमें से स्पीकर जो है वो क्या फॉलो करता है पहली और थर्ड स्टेंजा में? नॉट प्रोमिस while tempting the other speaker to stay at home। पहला और थर्ड स्टेंजा जो है वो सेम चीज है, हनी चाइल्ड एंड वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैज फेड यू। रिमाइंडिंग हर ऑफ हर लवर हु वॉज कमिंग टू मैरी हर, reminding her of the wedding clothes awaiting her on the loom, reminding her of the baby crying in the cradle of her, reminding her of the bridal cakes cooking in the hearth। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज इसमें बताई गई है वो है कि वो ये चीज कन्वे कोशिश कर रही हैं कि जो बेबी है उसको वो रिमाइंड करवा रही हैं क्राइंग इन द क्रेडल ऑफ फॉर हर, कि जो उसकी याद में जैसे नहीं होता है कि आप रोना स्टार्ट कर देते हो, तो वो उसको ये चीज रिमाइंड करवा रही है कि बच्चा जो है वो उसकी याद में अब रो रहा है। ठीक है, मतलब जब बेटी घर छोड़ के जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो माँ जो होती है जनरली याद करती है सारे मोमेंट्स, तो वो उस चीज को लेके उसको कर रही है। ठीक है, जैसे बच्चा जो होता है उसको, छोटे बच्चे का जो खिलौना होता है उसको पालते हैं, उसको एक होता है ना खिलौना सा जिसमें उसको जोला के सुलाते हैं ऐसे, तो वो चीज, तो वो उस दूसरे स्पीकर जो है मतलब जो लड़की का ग्रूम है उसको ये चीज बोल रही है कि इसको अच्छे से संभाल के रखना। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मल्टीलिंग्विज्म इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। जो मल्टीलिंग्वलिज्म होता है जहाँ पे एक ही क्लास के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती है और हर लैंग्वेज जो है उसको इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है, मतलब हर बच्चे की लैंग्वेज जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। Multilingualism must be used as a resource in the teaching learning of language and content subject। ट्रू पूछा है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड लर्न एज मैनी एज लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एवरी चाइल्ड शुड लर्न इंग्लिश एंड स्टडी इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एवरी चाइल्ड शुड लर्न 3 लैंग्वेजेस बिगिनिंग विद मदर टंग एंड प्रोग्रेसिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है उसको एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए टीचिंग लर्निंग में लैंग्वेज की और कंटेंट सब्जेक्ट की। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव जो होता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज याद करवाना है, नहीं। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम जो होती है उसमें हर बच्चा इंग्लिश पढ़े और इंग्लिश में ही बोले, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चा 3 लैंग्वेज याद करे, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो एक रिसोर्स होता है जिसमें हर बच्चा अपने आप को सहज महसूस कर सके। एक जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसमें अप्रोच विच रिलाइज ऑन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट रेदर देन द इंडिविजुअल वर्ड्स, जिसमें जो चीज है वो मीनिंग पे ज्यादा फोकस करती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्ड। तो वो अप्रोच इंग्लिश में कौन सी है?
ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो होल लैंग्वेज अप्रोच होती है ना, WLA, होल लैंग्वेज अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो मीनिंग होता है टेक्स्ट का उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल वर्ड। जैसे यहाँ अप्रोच लिखा हुआ है, हम इसके मीनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये वर्ड इस पूरे सेंटेंस में जुड़ के क्या मीनिंग दे रहा है, रेदर देन कि हम इस पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस करें। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्पीच कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। जो स्पीच कम्युनिटी होती है वो लोगों का एक ग्रुप है, क्या, who speak a specific variety of language for a particular purpose, who share the same norms regarding the use of languages, with the same speech disorder, who teach the same languages। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो लैंग्वेज का यूज होता है ना उसके रिगार्डिंग एक ऐसा ग्रुप जो सेम नॉर्म्स को यूज करता है, ठीक है। लोगों का एक ग्रुप है जिसमें जो स्पीच कम्युनिटी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीच को बोलने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ नॉर्म्स शेयर करते हैं कि कैसे उस लैंग्वेज को वो यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर कम्युनिटी लैंग्वेज। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अ टीचर ऑफ ग्रेड 5th फॉलोज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वाइल स्टोरी टेलिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। कक्षा 5 का जो है टीचर वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग में अपनी लैंग्वेज के क्लासरूम में। Which of the following strategy shouldn't not follow in our class? Eliciting prior knowledge of the learner related to the theme of the story, giving opportunity to predict the end of the story, memorizing the story and narrating it in the class, giving opportunities to reflect on the characters of the story। तो यहाँ पे क्या चीज़ है जो टीचर को नहीं करनी चाहिए, आप प्रियर नॉलेज जो है उसको मतलब एलिसिट करके लर्नर की जो स्टोरी है उसकी थीम से उसको रिलेट कर रहे हैं, मतलब बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ते हुए आप बच्चे को स्टोरी पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ तो सही है। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रिडिक्ट द एंड ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को मौका दो कि वो स्टोरी के अंत को मालूम कर सके। अपॉर्चुनिटी देना जो स्टोरी के कैरेक्टर्स पे रिफ्लेक्ट करे। लेकिन मेमोराइज करना स्टोरी को क्लास में एज इट इज नरेट करना, तो ये क्या हो जाएगा, रोट मेमोराइजेशन, तो ये यहाँ पे गलत है। Which of the following is an example of overextensions, an early vocabulary error during language acquisition? Children can all flying words as sparrows. Children are unable to speak frequently. Children use major content words to express idea like mummy eat apple. Children repeat their utterances. इनमें से कौन सा एक ओवर एक्सटेंशन जो है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एन अर्ली वोकेबलरी एरर ड्यूरिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है ना ये हमेशा आपका एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से किसी ना तो ट्रेनर की ज़रूरत होती है ना अलग से बैठ के कहीं आपको सीखना पड़ता है। जब आप नेचुरल एनवायरनमेंट में पेरेंट्स के बीच में, स्कूल के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में भाषा अर्जित करते हैं तो शुरुआती दौर में बच्चा जो है वो वोकेबलरी में कुछ मिस्टेक्स करता है, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक्स हैं उनमें से क्या चीज़ है जो इसका एक एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कैन ऑल फ्लाइंग वर्ड्स एज स्पैरोज। बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी बर्ड होती हैं वो ऊपर उड़ती हैं वो सारी क्या है, चिड़िया। तो ऐसा नहीं होता है, ये बच्चा क्या करता है इस चीज़ को एसिमुलेट कर लेता है कि जितनी भी बर्ड्स ऊपर उड़ रहे हैं वो सारे चिड़िया है, जबकि उसमें कौवा भी होता है, उसमें चील भी होती है, उसमें कोयल भी होती है। वो क्या होगा, उसके लिए बच्चे को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सेम गलती बच्चा, ओवर एक्सटेंशन का मतलब ही यही होता है कि चीज़ों को जनरलाइज कर देना। यहाँ पे बच्चे ने क्या चीज़ जनरलाइज कर दी कि जितने भी फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो सब क्या है, स्पैरो। तो यही लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चा शुरुआती गलती करता है कि चीज़ों को सबसे ज़्यादा वो जनरलाइज कर देता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। इन लैंग्वेज टीचिंग, to emphasize on memorizing patterns of sentences instead of understanding meaning, the teacher uses। एक लैंग्वेज टीचिंग जो होती है उसमें सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको मेमोराइज करने पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है रेदर देन मीनिंग को समझने पे। तो टीचर उसमें क्या अप्रोच यूज़ करेगा, जीटी मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डायरेक्ट मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका, दैट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। जीटी मेथड जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, मदर टंग को यूज़ करते हैं और मदर टंग को यूज़ करके बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। और जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, सीधे टारगेट लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करके हम बच्चे को टारगेट में ही सारी चीज़ें डील की जाती हैं। ये जो होता है ना आपका नेचुरल मेथड है
जबकि ये आपका अननेचुरल मेथड होता है। और जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इसमें डेली बेसिस पे बच्चा कितना फ्रिक्वेंटली वर्ड्स को यूज़ कर रहा है, इसमें इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा कितना ज़्यादा बोल सकता है, ना कि इस चीज़ पे कितना करेक्शन के साथ बोल रहा है, कितना गलती कर रहा है। और जहाँ बच्चे के सेंटेंस पे ध्यान दिया जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी है, रेदर देन कि सेंटेंस वो कन्वे क्या करना चाह रहा है, मीनिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इंटेंसिव रीडिंग होती है और एक होता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है ना, ये होती है आपका गहन चिंतन, और जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है ये होता है आपका विस्तृत चिंतन, विस्तृत पठन। ये रीडिंग के ही पार्ट है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है ना, वो स्किमिंग होती है, ठीक है। स्किमिंग का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें बच्चा जो है वो जिस्ट ऑफ द मैटर जो है उसको फाइंड आउट करता है कि किसी भी टॉपिक का सार क्या है। प्री रीडिंग और कोरल रीडिंग ये इसका पार्ट नहीं है। जबकि जो क्रिटिकल रीडिंग होती है ना, ये इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट होता है। बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत अच्छे से डीपली उस चीज़ को स्टडी करता है। Which of the following is a symptom of dysarthria? Difficulty in writing, repeating or prolonging of sound, syllable and word, difficulty in coordination of tongue and lips to produce sounds due to muscle weakness, difficulty in understanding the words that children can hear and read. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। डिसआर्थ्रिया मतलब जहाँ बच्चे की जो बोन्स होती है ना और जो मसल्स होती है वो वीक होने लगती हैं। उसकी वजह से क्या होगा, मसल वीक होगी। मसल वीकनेस की वजह से बच्चे की जो जीभ है और बच्चे के जो लिप्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। और जब आपकी जीभ और लिप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो आप साउंड प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड योर डिसआर्थ्रिया। डिसआर्थ्रिया मतलब जो आपकी लिप है और आपकी जो टंग है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं प्रोड्यूस कर पाते। और ये होता किसकी वजह से, मसल्स वीकनेस की वजह से। Which one of the following is not a sub skill of reading? Connecting, predicting, interacting and synthesizing. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो इंटरेक्टिंग होता है ये स्पीकिंग का एक सब स्किल होती है। इंटरेक्टिंग मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, जहाँ चीज़ें जो है और नॉलेज जो है उसका आदान प्रदान किया जाता है। रीडिंग में कनेक्ट किया जाता है, अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे चीज़ों को तो आप प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट करना, जो लिखा हुआ है वो आखिर आपसे कहना क्या चाहता है। सिंथेसाइज करना, इस चीज़ का सार निकालना। लेकिन इंटरेक्शन जो होता है वो स्पीकिंग का पार्ट होता है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट बिलो अबाउट रीडिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो रीडिंग है उसके बारे में नीचे स्टेटमेंट दिए हैं 2, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। रीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द नॉलेज प्रोसेस्ड बाय द रीडर एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंग। Decoding is the ability to apply your knowledge of letter-sound relationship, including knowledge of letter patterns, to correctly pronounce written words. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ये जो लिखे हैं इनमें से आपको सही और गलत के बारे में बताना है। रीडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना किसी भी टेक्स्ट में, ये यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, अब इसको पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि क्या इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा है। एंड द नॉलेज प्रोसेस्ड बाय द रीडर। अब आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपने जो भी नॉलेज इसकी गेन की कि एग्जैक्टली इसमें लिखा क्या है, बाय द रीडर एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंग। ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट अगर लिखा हुआ है, लेट सपोज ये चीज़ लिखी हुई है, ये कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन और इसकी नॉलेज दोनों एक साथ में काम करेंगी कि क्या तो इस टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और क्या इसमें ये नॉलेज जो है वो कन्वे करना चाह रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ में काम करेंगी तभी आप रीडिंग को सही से कर पाएंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। डिकोडिंग इज द एबिलिटी। जो डिकोडिंग होता है वो एक एबिलिटी होती है टू अप्लाई योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की, ऑफ लेटर साउंड रिलेशनशिप इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ लेटर पैटर्न टू करेक्टली प्रोनाउंस रिटन वर्ड्स। जो डिकोडिंग होता है ना वो यूजुअली हम स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिकोडिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ सामने लिखी हुई है आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें कि उसमें उसने पूछा क्या है। डिकोड का मतलब होता है जो सामने लिखा है उसको समझना। तो ये लेटर साउंड रिलेशनशिप जो है उसको समझना नहीं होता है, ना ही लेटर पैटर्न की नॉलेज को समझना होता है, बल्कि इसमें
बेसिकली होता है कि जो भी सेंटेंस आपकी आंखों के सामने लिखा है उसको आप कैसे डिकोड कर सकते हैं। कोई भी इंसिडेंट अगर आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से अपनी लैंग्वेज में कन्वे करेंगे। सो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। क्लियर? अ टीचर ऑफ ग्रेड 2 विशेज टू क्रिएट ए प्रिंट रिच एनवायरमेंट। कक्षा 2 का जो टीचर है वो एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाता है क्लास में। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं, बहुत सारे बैनर्स हम लगा देते हैं, बच्चे की आर्ट जो है उसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन शी डू टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट। अब ये कौन सा टास्क परफॉर्म करे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। प्लेसिंग स्टोरीज एंड पोस्टर्स ऑन द वॉल्स एट एन एप्रोप्रिएट हाइट, मेकिंग चिल्ड्रन लिसन टू द स्टोरीज नरेटेड बाय द टीचर, pasting cutting of various flowers and animals on the wall to decorate it, making children learn to write and print script। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्या करना है, जो स्टोरीज होती हैं और जो पोस्टर्स हैं उनको लगाना है क्लास में, तभी तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनेगा, लेकिन एक अच्छी खासी हाइट पर। ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे हैं और वो पोस्टर्स को फाड़ दें, जिससे बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें कन्वे होती रहें, बच्चा उन चीज़ों को समझता रहे। स्टोरी नरेट नहीं करनी है, इस केस में टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव है। फ्लावर और एनिमल्स के पोस्टर नहीं लगाने हैं कट करके, और प्रिंट स्क्रिप्ट को राइट करके नहीं लिखना है, बल्कि स्टोरीज के और कई पोस्टर्स होते हैं, फ्रूट के पोस्टर होते हैं, वेजिटेबल के पोस्टर्स होते हैं, उनको दीवार पे जाके लगाना है। गिवन बिलो आर सम एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए। विच वन ऑफ दिस कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल होती है, स्पीकिंग होती है, रीडिंग होती है और राइटिंग होती है। तो लिसनिंग को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सही है। टीचर डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ। जो टीचर है वो डिस्क्राइब करेगा फिजिकल फीचर को, किसके, स्टोरी के कैरेक्टर को, और बच्चों को बोलेगा कि इसको ड्रॉ करो। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड ए स्टोरी बुक। यहाँ पे रीड करना है, ठीक है, जबकि यहाँ पूछा क्या है, लिसनिंग स्किल, ये रीडिंग है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू नरेट ए मेमोरेबल इंसिडेंट। बच्चों को रटा रटाया नहीं सुनवाना है, बच्चों से चीजें अपने वर्ड्स में फ्रेम करवानी है। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू इल्यूस्ट्रेट द स्टोरी दे हैव रीड। बच्चे ने पहले रीड किया है, जबकि बात क्या हुई है कि बच्चे ने जो सुना है उसको नरेट करना है। तो इस केस में टीचर जो है कि स्टोरी का, मान लीजिए कोई कार्टून कैरेक्टर है, ठीक है, छोटा भीम है, तो छोटा भीम का जो फिजिकल फीचर है उसको टीचर डिस्क्राइब करेगा और फिर बच्चों से बोलेगा कि इसको ड्रॉ करो। तो इस केस में बच्चे की जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है वो पता चलती है कि बच्चे ने कितने ध्यान से वो चीजें सुनी है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि अगर बच्चे ने सुना ही नहीं होगा तो बच्चा उस कैरेक्टर को ड्रॉ नहीं कर पाएगा। Humans learn language in the same way as other skills and abilities through imitation of adults and reinforcement. This idea of language acquisition relates to, जो इंसान होते हैं वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं उसी सेम तरीके से जैसे दूसरी स्किल्स और जो एबिलिटीज हैं एडल्ट्स को इमिटेट करके और पुनर्बलन देके हम सीखते हैं। तो ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये किस चीज़ से रिलेट करता है, कॉग्निटिव अप्रोच, नेटिविस्ट अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच एंड सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है और जो इमिटेशन है, अनुकरण और पुनर्बलन, ये दोनों चीजें किसने दी थी, ये दोनों चीजें दी थी आपकी बीएफ स्किनर ने, ठीक है। और जो बीएफ स्किनर हैं वो क्या थे, आपके व्यवहारवादी, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच में कौन आते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। जो सोशियो कल्चरल अप्रोच है ये किसकी है, कॉग्निटिव अप्रोच है, जो किसने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। लेकिन अगर हमें बच्चे में रीइंफोर्समेंट देना है और बच्चे को क्या करना है, इमिटेशन करवाना है। अनुकरण क्या होता है, बच्चा किसी दूसरे को फॉलो करके सेम चीज करता है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लैंग्वेज को उसी तरह से लर्न करते हैं जैसे वो दूसरी स्किल्स और एबिलिटीज को सीखते हैं, सामने वाले को फॉलो करके। मान लीजिए कोई एक्टर है जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, उसने अगर बाल छोटे करवाए तो हम उसको इमिटेट करेंगे और अपने बाल भी छोटे करवा लेंगे। तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, ये हमारी व्यवहारवादी सोच है। व्यवहारवादी लोग कहते थे कि बच्चा कुछ सही करे तो उसको रीइंफोर्समेंट दो। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द आइडिया दैट ह्यूमंस आर बोर्न with an innate system for picking up language that needs only to be triggered by verbal input from the environment relates to the presence of as suggested by the नाउम चोम्स्की। ये चीज आप याद रखिएगा कि जो नाउम चोम्स्की हैं उन्होंने एक चीज समझाई थी
कि बच्चा जो है ना वो इन्नेट क्वालिटी के साथ डेवलप होता है, पैदा होता है, मतलब बच्चा इन्नेट क्वालिटी के साथ कि वो किसी भी लैंग्वेज को समय के किसी भी दौर पे सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है। ये आइडिया कि जो ह्यूमंस हैं वो बॉर्न होते हैं इन्नेट सिस्टम, जहां इन्नेट सिस्टम दिख जाए ना या इन्नेट क्वालिटी दिख जाए किसकी, लैंग्वेज को पिक करने की, तो वहां पे क्या होगा, नाउम चॉमस्की जरूर करेक्ट होगा। दैट नीड्स ओनली टू बी ट्रिगर्ड, जिसे सिर्फ ट्रिगर करने की जरूरत होती है वह वर्बल इनपुट। वर्बल इनपुट के द्वारा फ्रॉम द एनवायरमेंट रिलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंड सजेस्टेड बाय नाउम चॉमस्की। तो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने एलएडी दिया था जिसके थ्रू इन्होंने कहा था कि हर बंदे के अंदर ये एक इन्नेट क्वालिटी होती है कि आप उसको जैसे ही ट्रिगर करेंगे बच्चा अपनी किसी भी लैंग्वेज को किसी भी समय पर किसी भी टाइम पर सीख जाता है। क्लियर? सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। As part of holiday homework to children, the teacher gives the task of reading 10 stories of their choice. Here the teacher is encouraging. जो हॉलीडे होमवर्क का पार्ट है बच्चों के, टीचर जो है वो टास्क देता है 10 स्टोरीज को पढ़ने का अपनी चॉइस की। तो टीचर क्या इनकरेज कर रहा है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग और स्कैनिंग। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है ना वो यूजुअली हम अपने फन के लिए करते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से चीज़ों को देखते हैं। तो ये एक तो हॉलीडे होमवर्क है, किसके लिए, बच्चों के लिए। और टीचर ने क्या बोला, 10 स्टोरीज अपने चॉइस के हिसाब से पढ़नी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। जो स्किमिंग होती है ना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्किमिंग। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो गहन पठन होता है जिसमें आप ध्यान लगा के किसी भी चीज को पढ़ते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग जो होती है ना वो स्कैनिंग होती है। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।